नमस्कार, मनी मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता। आज मनी मंत्र में हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में, आपके सपनों के घर के बारे में। सरकार की लगातार कोशिश है कि इस क्षेत्र में पारदर्शिता आए, आम लोगों को कोई भी बिल्डर धोखा ना दे और वो अपने ग्राहकों से किए गए वादे को पूरा करे। अगर आपने भी कोई मकान खरीदा है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बिल्डर आपसे किए गए वादे पूरे नहीं कर रहा है, क्या आप अपने आप को हेल्पलेस या लाचार महसूस करते हैं? अगर आप लाचार महसूस कर रहे हैं तो आपको इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास कई ऐसे साधन हैं जिसके जरिए आप बिल्डर को मजबूत कर सकते हैं कि वो अपने किए गए वादों को पूरा करे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं 0112309768 और 0112309765। हमारा ईमेल एड्रेस है ddmoneymantra@gmail.com। सुबह 10 बजे तक का लाइव कार्यक्रम है। आपके फोन कॉल्स और आपके ईमेल्स का हमें लगातार इंतजार रहेगा। केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए कई कानून में चेंजेस किए, कई कदम उठाए हैं। राजधानी दिल्ली में रियल एस्टेट सेक्टर पर आयोजित एक सम्मेलन में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इस साल बजट में 20 ऐसे कदम उठाए गए हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देंगे। तो केंद्र सरकार की लगातार कोशिश है कि इस क्षेत्र में पारदर्शिता आए और ग्राहकों को उनका हक मिले और बिल्डर, कोई भी बिल्डर उनको किसी भी तरह से धोखा ना दे, अपने किए गए वादों को पूरा करे। इस खास क्षेत्र पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश रहेजा जी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर। रहेजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और साथ ही साथ हरमीत चावला जी हमारे साथ हैं, इस क्षेत्र के एक्सपर्ट है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चावला जी, आपके पास आएंगे हम। कई ग्राहक हैं जो लाखों अपनी गाड़ी कमाई का पैसा देने के बाद अपने आप को लाचार महसूस करते हैं, क्योंकि जब पोजीशन का टाइम आता है, जब फ्लैट लेने का टाइम आता है, तो बिल्डर अनाप शनाप तरीके से उनसे और पैसा उगाने की कोशिश करता है। क्या ग्राहकों के सामने ऑप्शंस हैं? क्या वो अपने आप को लाचार महसूस करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़े टाइम से काफ़ी फोरम्स पे बोलता रहा हूँ कि जब जो आपका हक है, जो चीज़, जिस चीज़ का आपने पैसा दिया हुआ है, जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, वाइल जो आपकी वो पूरी लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट की आपकी देने के लिए, जो बिल्डर की मंशा है वो ऑलरेडी दिखनी शुरू हो जाती है। तो आप लास्ट स्टेज तक ना वेट करें जब तक पोजीशन आ रहा है। आपका अपना प्रोडक्ट है, आपका अपना पैसा है, आपको अपनी एक पैसे की, अपने प्रोडक्ट की अकाउंटेबिलिटी अपने हाथ में लेनी है। तो जब तक आप लास्ट मिनट तक रहेंगे, और लास्ट मिनट में भी जब आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता टाइम पे, उसके बाद भी अगर आप सोचते रहेंगे कि मैं इस पे कोई लीगल रिकॉर्ड्स लूँ ना लूँ, मैं क्या करूँ, या मैं अभी इंगेज करूँ, तो जब आपको लग रहा है कि आपको नहीं एंगेज कर पा रहे या आपको आंसर नहीं मिल रहा ठीक, सो लॉ ऑफ द लैंड है, आपको उसका सहारा लेना ही लेना है। आप बिल्कुल, क्या लॉ है, क्या काम? आप कोर्ट जा सकते हैं, आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, NCDRC जा सकते हैं, उसको बिल्कुल लास्ट स्टेज पे मत लेके जाइए, जहां आपको लगे। और सबसे बड़ी बात है, कस्टमर्स का एकजुट होना बड़ा जरूरी है। एक एक कस्टमर भी अब जाके कहीं यूनाइट होने शुरू हुए हैं कि भाई अब उनकी फोरम्स बन रही हैं, वो यूनाइटेड हैं। पहले उनको डर लगता था कि हम करेंगे, अरे नहीं चलो छोड़ो, इन्वेस्टमेंट है, ये डूब ना जाए, ये ना हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी, आपको प्रोएक्टिविटी दिखानी है। क्या ये डर सही है कि इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा? देखिए, अगर लॉ ऑफ द लैंड और लॉ की इंप्लीमेंटेशन स्ट्रांग है तो किसी कोई मतलब ही नहीं कि डूब जाए। डरने का कोई मतलब नहीं है। वो डर जो है वो आपके अंदर बैठाया गया है कि भाई पैसा है, हार्ड अर्न मनी, हमें, क्योंकि अगर देखिए, अगर केसेस और इनकी ये रफा दफा हो जाएं जल्दी, तो आपको जस्टिस, वो कहते हैं ना, जस्टिस जितना लेट मिलेगा उतना डिनाइड है। तो कोई अगर एक चीज़ के ऊपर 15 साल लड़ रहा है, तो 15 साल की मुहिम के ऊपर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो चीज़ आपकी 6 महीने, साल भर के अंदर आती है, टाइम कॉस्ट मनी कस्टमर का वो है, अगर वो 10-10 साल लड़ेगा तो वो हताश हो जाता है। जो चीज़ उसको चाहिए थी, जिसका पैसा, उसकी वैल्यू ही खत्म हो गई। रहेजा साहब, ये हम सभी जानते हैं कि इस क्षेत्र में पारदर्शिता की बहुत कमी है। कुछ बिल्डर अच्छे हैं तो बहुत से बिल्डर ऐसे भी है जो ग्राहकों को जो उन्होंने वादे किए होते हैं, जब वो फ्लैट बेचते हैं, जब कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, वो वादे पूरे नहीं करते हैं। वो समय समय पर रंग बदलते हैं और ग्राहकों की तरह तरह तरीके से आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। क्या वजह है कि इस क्षेत्र में पारदर्शिता नहीं है? क्या वजह है कि ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है कस्टमर और इस बिल्डर जो लॉबी उनके बीच में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश में जो बायर है, फ्लैट बायर, वो बहुत इनोसेंट है, उसको समझ कम होती है। उसकी वजह से कोई भी डीलर जाता है कि लो जी आप बुकिंग करा दो तो बहुत पैसे बढ़ जाएंगे, आपके डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। वो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाता कि ये क्या हो क्या रहा है, क्या ये अप्रूवल्स हैं, इसके पास लैंड है, लाइसेंस है, ठीक से सब कुछ है। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो कस्टमर को समझ ही नहीं।
बस लगा देते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद सोचते हैं शायद डबल होके ट्रिपल होके मिलेंगे, वो मिलते नहीं। और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रियल एस्टेट बहुत डाउन है। तो सबसे बड़ी बात ये तो है, इन्वेस्टर्स की बात हो गई, लेकिन जो एंड यूजर है वो अपने आप इवन को एंड कहाँ- यूजर को नहीं पता होता कि कर क्या रहा है वो सिर्फ एक डीलर के कहने से या प्रॉपर्टी डीलर के कहने से पैसे लगाता है। इसीलिए अभी रेरा में जो नया आ रहा है एक्ट, उसमें काफ़ी अच्छे प्रावधान हैं। और दूसरा ये है कि कस्टमर को बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को समझे और देखे कि भी इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं, ये लैंड की ओरिजिनल रजिस्ट्री कहाँ है, किसके पास है, और इसके ऊपर कितने चार्ज हैं, कौन से बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मॉर्गेज है, इसमें बिल्डर ने कहाँ से पैसे लिए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है दे शुड अंडरस्टैंड कि ये प्रॉपर्टी जो है इसकी नेटवर्थ क्या है, वेदर इट इज ए पॉजिटिव प्लस वैल्यू और ये नेगेटिव वैल्यू में चल रहा है सारा। होता क्या है, एक स्टेज आ जाती है जब जाके पैसा बचता ही नहीं बिल्डर के पास, या कहीं और वो क्या होता है कहीं और पैसा अननेसेसरली, मतलब और प्रोजेक्ट अपने आप को बड़ा बिल्डर बनाने के लिए और लैंड खरीद लेगा और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देगा। और कहीं 2-3 प्रोजेक्ट्स में अगर प्रॉपर बुकिंग नहीं आई या नहीं हुआ तो उसके सारे के सारे प्रोजेक्ट आके ना स्टैंड स्टिल हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्डर ज्यादातर चोर होते हैं, बिल्डरों की मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है नॉर्दर्न इंडिया में। तो मिसमैनेजमेंट अगर बिल्डर की तरफ से है तो कस्टमर क्यों उसको पे करे, कस्टमर क्यों उसका बोझ उठाए? अक्सर ये देखा जाता है कि खरीदारी होने के बाद डिले इन पोजीशन, आपने घर खरीद लिया, 3 साल बाद आपको पोजीशन मिलना था, लेकिन वो 3 साल हो जाते हैं, 4 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, पोजीशन नहीं मिलता है। उस केस में बायर क्या कर सकता है, क्या बिल्डर के खिलाफ एक्शन? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि होता ये है कि बिल्डर जो है ना वो ओवर एक्सपेंशन कर लेता है। पहले वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनके पैसे निकाल के दूसरे प्रोजेक्ट में लग जाते हैं, दूसरे से तीसरे में लग जाते हैं, और कस्टमर जो है इंस्टॉलमेंट देते हैं। और कई कस्टमर ऐसे होते हैं जिनकी बोगस बुकिंग होती है, रेरा में उनके लिए भी 1 साल की जेल है, जो कि पहले बुक कर लेते हैं और आगे इंस्टॉलमेंट नहीं देते, इवन दे विल बी सेंट टू जेल। उनके लिए भी पेनल्टी है, उनके लिए भी पेनल्टी है। और जो डीलर जो लाएगा इस तरह की बोगस बुकिंग, वो भी 1 साल के लिए जेल में जाएगा। तो थिंग्स गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी कर रही हैं। और अभी पर्टिकुलरली जो पार्लियामेंट में आया है कि बिल्डर्स को थोड़ा इंसेंटिव दे रहे हैं लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए, और ये जो प्राइम मिनिस्टर की आई अफोर्डेबल एंड मुख्यमंत्री अफोर्डेबल, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। पर अभी मैं ये सोचता हूँ कि कोर्ट कचहरियों में ज्यादा लड़ने से की बजाय इट इज बेटर कि लोग जो है बिल्डर को ही हेल्प करें, उनको बिल्डर को ना दे के पैसा, कोशिश करें कि उस बिल्डिंग को कंप्लीट कराने के लिए इकट्ठे होके पैसे खर्चें। बिल्डर पर विश्वास मतलब कायम रखे हैं आप? बिल्डर के ऊपर डिस्कस करने से क्या होगा कि प्रोजेक्ट सिक हो जाएगा। कई बिल्डिंग आप देखोगे ऐसे खंडर के खंडर खड़े हैं और वो कभी वो 10-10 साल लगते हैं कोर्ट में, वो बनेगा ही नहीं घर। बेटर है मिलकर घर तो बनाए। चावला साहब, क्योंकि जिस बिल्डर को लेकर, जिसके कार्यशैली को लेकर अगर ग्राहक अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है तो क्या उस पर विश्वास करें या कानूनी कार्रवाई करें? क्यों ना कानूनी कार्रवाई की जाए? मैंने पहला ओपनिंग स्टेटमेंट ही यही बोला कि अगर आप 2 बार गए, 3 बार गए, आप उसका हैंड होल्ड करने को तैयार हैं, जब वो आपको दे ही नहीं रहा, वो आपकी तरफ वो हाथ ही नहीं बढ़ा रहा, तो क्यों नहीं, जब लॉ ऑफ द लैंड वहां बैठा हुआ है प्रोटेक्ट करने के लिए, तो क्यों नहीं आप उस लॉ के सहारे जाएंगे? दूसरी बात कि जब आपने कंस्ट्रक्शन शुरू करी, आपने सामान बेचा, आपको पैसा आ रहा है, बड़े सारे ग्राहक होते हैं जो टाइम पे पैसा नहीं देते, उस पे आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या आ जाता है कि जब आपने पैसा दिया तो फिर बिल्डर के हैंड होल्डिंग क्या करनी है? अगर आप उसके टाइम पे ना, अगर आप स्लैब्स डाल रहे हैं ना, आप कंस्ट्रक्शन शेड्यूल डाल रहे हैं, तो ये कस्टमर के ऊपर वो नहीं है जिम्मेदारी कि वो हैंड होल्ड करेगा। आपने ज़मीन ली, आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, पैसा अगर आपके पास आया और उसका बिजनेस मॉडल आपको नहीं चलाना आता, आपने कहीं और डाला, तो उसका खामियाजा कस्टमर क्यों भुगतेगा? कस्टमर क्यों आपका हाथ पकड़ेगा? आपने जैसे बताया कि फोरम बना सकते हैं आप और कोर्ट वगैरह जा सकते हैं। अभी रेरा का क्या स्टेटस है अलग अलग क्षेत्रों में? और क्योंकि कानून संसद से पास हो चुका है, क्या उसका जो प्रावधान है उसका फायदा कस्टमर को मिलना शुरू हो चुका है, या जब तक अथॉरिटी नहीं बनती रेरा की तब तक कस्टमर को फायदा नहीं मिल रहा है? रेरा का अभी जो एक्चुअल एडवांटेज वो अभी ग्राउंड पे नहीं आया। जैसे आपने राइटली बोला, सेंटर ने ऑलरेडी लास्ट ईयर पास कर दिया था, स्टेट्स ने उनको अभी करना है, कहीं कहीं ऑलरेडी लागू हो गया, कहीं कहीं हो रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा रेरा का है, जो बात चल रही है, जिस पे भी एक मुहिम छेड़ी हुई है, जो बार बार प्रधानमंत्री और वेंकैया जी को भी कस्टमर्स की वो जा रही है कि रेरा की डाइल्यूजन ना होने दें स्टेट लेवल, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स में देखा जा रहा है जो सेंटर का रेरा का प्रावधान आया है उसमें डाइल्यूजन लाई जा रही है।
तो उसको इन प्रिंसिपल रहें, या जैसे मैंने पहले भी एक बार शो पे बोला था, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है अपने बायलॉज और अपने डेमोग्राफिक्स के साथ उसको और बेटर किया जा सकता है, तो वो अमेंडमेंट्स लाके स्टेट लेवल पे उस चीज़ को और स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं। डिपेंडिंग हर जगह जो रियल एस्टेट है, महाराष्ट्र में या हरियाणा में, यूपी, उनकी डेमोग्राफिक्स, उनकी अपनी एक नियम है, तो उसके हिसाब से अगर आप उसको ढालना चाहते हैं ढालें, बट उसको डाइल्यूट ना करें। एक ईमेल ले लेते हैं। हेमंत का ईमेल है गाजियाबाद से। वो कहते हैं कि अगर बिल्डर ने प्रोजेक्ट डिले किया है तो रेरा के प्रावधान के तहत कितने % पेनल्टी बिल्डर से वो मांग सकते हैं? कितने % है, अगर इसके बारे में अंदाज़ा हो तो? अभी ये मुझे पता नहीं रेरा में डिफाइंड है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देख लें डिलेज में, तो पहले बीच में कुछ डेवलपर्स पे 12% का आया था, अब ऑफ रिसेंटली 14% भी आया है, तो बाय एंड लार्ज वो उसी रेंज में रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी रूलिंग आ चुकी है, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑन द डिलेड पोजेशन। टोटल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, आपके फ्लैट की जो कीमत है, उसके परसेंटेज हाँ, जो आपने पेमेंट करी हुई है या जो भी आपका पैसा गया हुआ है, अगर आप उसका रिफंड मांग रहे हैं या जो उसका डिलेड वो है, तो नॉर्मली ये लोग कहीं 5 रुपए कहीं 6 रुपए स्क्वायर फुट रखते हैं डिलेड का। वो चीज़ अब आके जाके जो एक रेंज बैठी हुई है, पहले 12 थी एक रूलिंग में, अब ऑफ लेट 14%। तो ऐसे में एग्रीमेंट में जो 5 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिखा होता है पर मंथ, वो इनवैलिड है, और जो रूलिंग है उसके हिसाब से आप क्लेम कर सकते हैं। वो अब आप क्लेम कर सकते हैं। रहीजा साहब, बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो अच्छे भी हैं, बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जो जिन्होंने इस क्षेत्र में एक तरह से पारदर्शिता नहीं लाई हुई है, जिसकी वजह से ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है। जो बिल्डर अच्छे हैं वो चाहते हैं इस क्षेत्र में और बढ़ावा मिले। आप क्या बोलना चाहेंगे उपभोक्ताओं को, अगर वो बिल्डर से परेशान है, आप इसी केस को लीजिए, जैसे डिले है, तो वो किस तरह से क्लेम कर सकता है पेनल्टी को? मैं आपको बताया ना, यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर या कंज्यूमर, जो भी एक्चुअल यूजर, उसको यही नहीं पता है कि वो कर क्या रहा है। देखिए अभी क्या है, ज्यादातर बिल्डरों ने क्या किया हुआ है, पहले लैंड पे लोन ले लिया, फिर बिल्डिंग बनाने के लिए फिर एक और लोन ले लिया, तीसरा लोन कस्टमर ने अपने फ्लैट पे ले लिया। एंड ऑफ द डे जब थिंग्स डू नॉट वर्क आउट, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन, तुम्हारा अपना होम लोन प्लस लैंड का लोन, ये तीनों लोन एक फ्लैट नहीं उतार सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। और ये हमारे देश में कोई कस्टमर, जो हमारे पास लोग हैं, वी एजुकेट देम इन आवर कंपनी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि वो प्रॉपर्टी उनकी है ही नहीं। और अभी क्या है, जब वो बिल्डर उसका लोन पे नहीं करता बैंक का, तो जो सेकंड चार्ज एनओसी ले लेते हैं, एनओसी आ जाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से, और उसका फ्लैट रजिस्टर हो जाता है, और उसके ऊपर उसका चार्ज हो जाता है कि अगर बिल्डर पैसा नहीं देगा तो तुम्हारे फ्लैट से रिकवरी होगी। अब ये चीज तो बिल्कुल ही एजुकेशन है ही नहीं हमारे देश में, कि भी जो तुम फ्लैट खरीद रहे हो, उस पे जब तुम्हें एनओसी लग रही है, उस एनओसी में लिखा हुआ है कि ये फ्लैट तो तुम्हारा भाई है ही नहीं। अब जब बिल्डरों की सारी, मतलब बहुत बुरा हाल है, फाइनेंशियली दे आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड मोस्ट ऑफ देम, तो ये सारी प्रॉब्लम्स इन लोगों पे भी आने वाली हैं। एंड यू गो टुवर्ड्स नोएडा और सम एरियाज इन गुड़गांव, यू फाइंड कि बिल्डिंगों के ऊपर काम बिल्कुल बंद है। अब ये सोचो कि आप, मैं मानता हूं चावला जी जो कह रहे हैं कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे सब, जब 5 साल और गए, 5 साल से पहले तो यहाँ फैसला ही नहीं आता। तो बेटर यही है कि तुम बिल्डिंगों को किसी तरह से कंप्लीट करा लो। मैं तो ये कहूंगा, बिल्डर को पैसा मत दो। रेरा के अंदर प्रावधान है 45 दिन के अंदर आपको फैसला देना होगा अगर कोई अपील की जाती है। देखिए, उसका फायदा नहीं मिल सकता क्या? डेडलाइन तो उसमें सर 3 साल के लिए आप बिल्डर को जेल भेज दोगे, दैट इज ए प्रोविजन। पर बिल्डर को सिर्फ जेल भेजने से तो फ्लैट मिलने वाला नहीं। आप, मैं ये कहूंगा, सम इंटेलिजेंट पीपल शुड कम टुगेदर, जो इन्वेस्टर्स हैं, दे शुड थिंक व्हाट बेस्ट दे कैन डू फॉर ए पर्टिकुलर बिल्डिंग, एंड दे शुड ट्राई टू कंप्लीट इट। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी। बिल्डर को, मैं नहीं कह रहा उस पर विश्वास करो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आप इतना इंटेलिजेंटली उस काम को वर्कआउट करो कि सारी जो आगे स्टील आना है, सीमेंट आना है, कुछ और आना है, यू शुड पे डायरेक्टली फ्रॉम योर कॉर्पस। लेकिन अगर ग्राहकों को अपना काम धंधा ऑफिस छोड़कर इस काम में लगना पड़ेगा, तो आगे कैसे जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट बन जाता है, एक सोसाइटी फॉर्म करके आएगी फिर क्षेत्र में। सुनिए, बिल्डिंग बनने के बाद भी तो बनेगी ना सोसाइटी, उसमें भी कॉर्पस फंड जाएंगे, मेंटेनेंस जाएगी। तो वो पहले ही कुछ इस तरह का आइडिया लगाएं जिससे बिल्डिंग कंप्लीट करा के उसका कब्जा ले लें बिल्डर से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो बंद पड़ा रहेगा तो वो वैसे भी वो स्ट्रक्चर भी खराब हो जाती है, बारिश पड़ती रहेगी, नंगे लोहे पे लोहा भी खराब हो जाएगा, सारा कुछ खराब हो जाएगा। एक मेल ले लेते हैं। विवेक का मेल आया है मेरठ से। वो कहते हैं कि नोएडा एक्सटेंशन में उन्होंने फ्लैट खरीदा है और अब पोजेशन का टाइम सामने आ गया है, लेकिन अब लेट पेमेंट इंटरेस्ट मांगा जा रहा है बिल्डर की तरफ से,
उन्होंने पेमेंट टाइम से की या नहीं की है ये उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन 3 साल तक वो लगातार पेमेंट करते रहे और अब जब पोजीशन का टाइम आया, ऑफर ऑफ पोजीशन के टाइम पे लेट पेमेंट इंटरेस्ट बिल्डर ने लगा दिया है। उनका सवाल है कि अगर लेट पेमेंट मैंने की है तो पहले ही बता देना चाहिए था, ये बाद में जब पोजीशन का टाइम आया तो इकट्ठा लंबा चौड़ा बिल बना के क्यों भेजा है इन्होंने? क्या वो बिल्डर सही है या इस मामले में विवेक जी सही है? देखिए, अगर आपके बिल्डर बायर एग्रीमेंट या फ्लैट बायर एग्रीमेंट में ये प्रावधान है कि आप अगर लेट पेमेंट कर रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट का फैक्टर है, तो ये तो एक अपनी जगह पार्ट हुआ, वो अपने राइट में उस पॉइंट से अगर हम इस चीज़ को पकड़ लें तो वो बिल्डर लगा सकता है उसके ऊपर। क्वेश्चन इनका आता है कि भाई अगर मैंने लेट पेमेंट करी थी तो आप मेरे से उसी टाइम लेते, आपने उसको करके एक बिहाइंड दी ओपेकनेस, हमें अब बैठ के मैं 4 साल का क्या उसमें निकालूं, मैंने कब किया, कितना इंटरेस्ट नहीं दिया, तो ये पॉइंट उनका वैलिड है। यहाँ क्वेश्चन आ जाता है ऑपरेशनल एस्ट्यूटनेस का। तो इसमें कमी किसकी है? अगर डिले हुआ आज है, जो मार्केट में क्रेडिबिलिटी का इशू है, ठीक है जी, उसमें मेरा मानना है ये डेवलपर के ऊपर है कि अगर कोई कस्टमर लेट पेमेंट कर रहा है तो उस मैटर को ऑपरेशनली वहीं सॉल्व करें, वहीं उस दिन की अगर उस महीने की या उस क्वार्टरली पेमेंट डिले थी तो आप तब लें, उस पर डालें वो। तो अगर अब वो बिल्डर उनको फोर्स कर रहा है कि आप लेट पेमेंट दें, पेनल्टी दें, तो वो क्या करें आप विवेक जी? तो आप जाएं, अपनी कैलकुलेशन पूरी निकालें, आप देखें कि उसमें कितना जस्टिफाइड है, कितना अनजस्टिफाइड है, और अगर जस्टिफाइड है तो अगर ये इन्होंने लेट पेमेंट की है तो ये इनकी भी गलती है, बिल्कुल गलती है, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर हम एक लेवल पे बात कर रहे हैं कि हम अगर डेवलपर को अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं हर चीज़ के लिए, तो कस्टमर को भी अपने पैसे और अपने प्रोडक्ट के लिए, जैसे रैया साहब ने बोला, ही हैज़ टू ऑल्सो हैंड होल्ड ड्यूरिंग, अगर एक बिल्डर ठीक काम कर रहा है, आप पेमेंट अगर टाइम पे नहीं करेंगे तो आप उसकी वर्किंग कैपिटल प्रोजेक्ट के ऊपर स्ट्रेस पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर लेट पेमेंट हुई है तो उनको तभी बता देना चाहिए था। 3 साल तक इंतजार क्यों किया? मैंने वो बोला, लेटर तो भेजे होंगे ना बिल्डर ने कि जी ये आपको इंटरेस्ट लग रहा है, तो वही मैंने बोला, इंस्टॉलमेंट, अदरवाइज वो लेटर आता है, लेटर आया, सब भेजा जाता है। अगर वो लेटर नहीं आया देन द कंपनी कैन नॉट चार्ज, बट अगर वो लेटर भेजता रहे और उसके बाद प्रूफ है लेटर भेजने का, देन दे विल हैव टू पे। और अगर जैसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जब आती है कि जब डिमांड जब आती है तब उसमें अगर इंटरेस्ट का पार्ट मेंशन नहीं है तो इसमें क्या बिल्डर फॉल्ट पे है? हाँ, देन बिल्डर इज एट फॉल्ट। अगर उसने इंटरेस्ट क्लेम ही नहीं किया तो फिर के बाद में तो लास्ट मिनट पे थोड़ा ना क्लेम कर सकते हो आप, उस जब वो पेमेंट ड्यू हो रही है, लास्ट मिनट पे क्लेम कर रहा है, जब फ्लैट का पोजीशन आने वाला है तब वो नहीं कर सकता। अगर पहले बीच में रिकरिंग लेटर्स गए हैं तो देन इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट के अमाउंट के साथ, या इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट, हाँ, तब वो क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकता। ऐसे में क्या कर सकते हैं कस्टमर? जाके नेगोशिएट करें अक्रॉस द टेबल। मेरा तो फॉर्मूला 44 ये है कि फर्स्ट ट्राई टू रिजॉल्व योरसेल्फ, थोड़ा ऊपर नीचे करके, क्योंकि 5 साल से पहले कोई प्रॉब्लम ही है ना, लॉ हमारे देश में बहुत कमजोर है, 5 साल लगते हैं कुछ भी। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी आम्रपाली के खिलाफ एक रूलिंग आई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसी रूलिंग है जिन्होंने बताया है कि लॉ है, मौजूद है, अगर आप उनको इस्तेमाल करना चाहें तो वाई नॉट, आपको वादे पूरे किए जाएंगे और कोई भी आपको धोखा नहीं देगा। तो कस्टमर को अवेयर भी होना चाहिए, थोड़ा जागरूक होना चाहिए। आपने जैसा कहा कि मैंने पॉइंट वही बोला, अगर आप मुहिम देखें कोर्ट में जाने की, ये चलन ही पिछले 1.5 साल में अपने आप में चरण पे आया है, और जैसे आया है तो धीरे धीरे कोर्ट इन फेवर ऑफ कस्टमर जा ही रहा है। तो अगर आप जाओगे ही नहीं और आप अपना राइट एक्सरसाइज ही नहीं करोगे कि लॉ से मैं प्रोटेक्शन लूं, तो ना आप लॉ को ब्लेम कर सकते हैं। तो जैसे रेजा साहब ने बोला, इनका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि पहले आप जाइए, पहले बिल्डर से बात कीजिए, नहीं बात अगर आपको समझ आ रही हो, आपकी बात नहीं सुन रहे, तब आप जरूर कानून का सहारा ले सकते हैं। उससे ज्यादा आगे बात करने की डेट में सारे बिल्डर डरे हुए हैं। तो पहले आप बिल्डर से बहुत, हाँ, वो नॉर्मली अक्रॉस द टेबल सब फैसला करते हैं। पहले बिल्डर से बात करें, वो नहीं मानता है तो जरूर उसको बता दें, और नहीं करेगा तो फिर हम जाएंगे। आप चाहे 1 या 10 या 15 या 20 आप कोर्ट जाएं और बिल्डर से अपनी बात मनवाएं। ये कस्टमर को पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरजेक्ट करना चाहूंगा, जल्दी मैं इंटरजेक्ट करूंगा कि मेरे को, अगर मैं कस्टमर हूं और अगर आप मेरे साथ गलत कर रहे हो तो मैं आपके साथ बैठ के पहली बार नेगोशिएट करूं कि आप कर क्यों रहे हो वो चीज। अगर आपका पेमेंट डिलेड नहीं है, जैसे उन्होंने बोला, हमें अभी ये पता नहीं है, तो डाल क्यों रहे हैं वो? चलिए, वो इस टाइम पे भी अगर सुधर नहीं रहा कस्टमर। बहुत बहुत शुक्रिया हरमित चावला जी, आप स्टूडियो है, क्योंकि समय खत्म हो गया, हमें यहीं पे कार्यक्रम को खत्म करना पड़ेगा। सुरेश जडेजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियो है और आपने बातचीत की और हमें समझा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में इतना ही। आज हमारी कोशिश थी रियल एस्टेट सेक्टर में सरकार की तरफ से तो पूरी कोशिश है इस क्षेत्र में पारदर्शिता है, ग्राहकों को उनका जो वाजिब हक है वो मिले,
लेकिन ग्राहकों को भी यहाँ पर जागरूक होना होगा, बिल्डर से बात करनी होगी। अगर बिल्डर नहीं मानता है तो जाहिर तौर पर ज़रूरी बिना किसी संकोच के आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।